देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 274 नए मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 18 मरीजों की जान चली गई है। तो इसके अलावा 515 मरीजों को आज ठीक होने के बाद उनके घर वापस भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 16,180 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून में 57, हरिद्वार में 48, नैनीताल में 26, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 16, उधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में 26, अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 12, चमोली में 7, चंपावत में 10 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 274 नए केस अब तक सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 18 मरीजों ने जान गंवाई है संक्रमण की वजह से। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी देखा जा रहा है। हालांकि गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना का कहर अब भी बरकरार है। तो हरिद्वार में 48 कोरोना के नए केस की पुष्टि की गई है। 18 मरीजों की जान गई है बीते 24 घंटे में। नैनीताल में 26 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। और पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर पिथौरागढ़ में 18 नए कोरोना केसेस अब तक सामने आए हैं। उत्तरकाशी में 26 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। तो कोरोना के कुल 274 अभी नए मामले बताए जा रहे हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड में हैं। और ऐसे में तमाम जगहों से लगातार मरीजों की संख्या तो देखी जा रही है, लेकिन संख्या फिलहाल कंट्रोल में है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार हजारों की संख्या में लोग एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े में गिरावट दर्ज की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे, उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना के क्या हालात हैं? जिस तरीके से पहले बनी हुई थी वो तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जल्द उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में जो बीते 24 घंटे के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, दरअसल कुल 274 ऐसे मामले बताए जा रहे हैं, जबकि अब तक इन मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 18 मरीजों ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया है। तो ऐसे कई जगह है जहां पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन गिरावट भी दर्ज की जा रही है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 515 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि संक्रमण का शिकार तो हुए थे, लेकिन वो स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट भी चुके हैं। तो बीते 24 घंटे के तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जबकि 274 नए केस सामने आए बीते 24 घंटे में। वही 18 मरीजों की जान गई और 515 ऐसे मरीज रहे जो कि स्वस्थ होकर अपने घरों को भी वापस लौटे। और यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो अलग अलग जिले हैं, वहाँ से भी खबरें सामने आ रही है कि पिथौरागढ़ में 18 नए कोरोना के मामले मिले हैं। उत्तरकाशी में 26 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं अभी तक। और वहीं कोरोना के जो कुल मामले अभी देहरादून में बताए जा रहे हैं, 57 नए कोरोना केस की पुष्टि की जा चुकी है। हरिद्वार में 48 कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो नैनीताल में 26 नए कोरोना केसेस की पुष्टि की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में 18 नए कोरोना केसेस सामने आ चुके। 515 मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट चुके बीते 24 घंटे के आंकड़े। और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आपसे जानकारी चाहेंगे, उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, प्रदेश में जो स्थिति है कोरोना को लेकर वो पहले से थोड़ी ठीक नजर आ रही है। हालांकि जो मामलों का आंकड़ा है वो अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा था, अब वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो रोजाना लगभग 300 से नीचे पाए जा रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात अभी भी ये है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो जरूर रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड के जो तमाम सभी जिले हैं, सभी जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। कोशिश ये करनी होगी कि जो
आंकड़ों में और कटौती करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से कर्फ्यू लगातार जारी है उसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो लगभग 100 से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि आंकड़े और नीचे आए और उसके बाद ही जो कर्फ्यू में कुछ रियायत प्रदेशवासियों को दी जा सके। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी भी जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं वो लगभग 300 के आसपास है। मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं। टेस्टिंग को तेज कर दिया गया है, व्यवस्थाएं जरूर बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्थितियां जरूर सामान्य है उत्तराखंड में, लेकिन अभी भी जरूरत है सोशल डिस्टेंस को अपनाने की, मास्क पहनने की और कहीं ना कहीं सतर्क रहने की। जी ठीक है सुभाष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार अभी मामले तो सामने आ रहे हैं, जब एक और कोरोना का जिक्र करते हैं तो साथ ही में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी जिक्र होना अभी अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि कोविड से तो लोग ठीक हो जा रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस के मामले की पुष्टि उनमें की जा रही है। तो ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर के क्या स्थिति है उत्तराखंड में? ब्लैक फंगस लगातार अभी भी कई मरीजों में देखा जा रहा है और जब कोई मरीज रिकवरी करता है इस दौरान ये जारी है जो कि कोरोना से रिकवरी कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि शुरुआती दौर में जरूर ब्लैक फंगस से लोग डरते हुए नजर आ रहे थे और व्यवस्थाओं में सरकार झुकी थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस के लिए कुछ चुनिंदा अस्पताल तय कर दिए गए हैं, उसमें बेहतर उपचार मरीजों का किया जा रहा है और जो इंजेक्शन की जरूरत ब्लैक फंगस में अनिवार्य है वो पूरी तरीके से सरकार और स्वास्थ्य विभाग मुहैया उन अस्पतालों को करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकार हैं, वो ये भी बताते हैं कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस पहले भी हुआ करता था और इसका उपचार लगातार किया जाता था, लेकिन क्योंकि कोरोना के दौर में जब जो मरीज है उसको दवाइयां दी जा रही हैं, उस पर उपचार किया जा रहा है, तो इस दौरान जरूर ब्लैक फंगस की जो चुनौतियां हैं वो कुछ मरीजों में पाई जा रही थी, वो रिकवरी कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जब ब्लैक फंगस की पुष्टि उस मरीज में हो पा रही है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, उसका बेहतर उपचार किया जा रहा है। जिस इंजेक्शन की आवश्यकता उस मरीज को है वो इंजेक्शन भरपूर मात्रा में उनको पर्याप्त कराया जा रहा है ताकि इस बीमारी से भी प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग निपट सके। ठीक, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा पर अब सांकेतिक स्नान होने जा रहे हैं और ऐसे में कोविड संक्रमण के चलते प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सभी के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। तो गंगा सभा भी करेगी सांकेतिक पूजन और वहीं 20 जून को है गंगा दशहरा, तो प्रदेश की सीमाओं पर सख्ती भी बरती जाएगी और ऐसे में खासतौर पर जो लोग गंगा दशहरा के अवसर में सम्मिलित होने आएंगे उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि वो बिना RT-PCR टेस्ट करवाए ना आए और RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी उन्हें अनुमति मिल पाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको गंगा दशहरा से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल गंगा दशहरा मनाया जा रहा है हरिद्वार में और ऐसे में गंगा दशहरा पर सांकेतिक स्नान होगा। तो सांकेतिक स्नान में कोविड संक्रमण के चलते प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और सभी के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। तो वहीं गंगा सभा भी सांकेतिक पूजन का आयोजन करेंगे और ऐसे में 20 जून को गंगा दशहरा मनाए जाने हैं। प्रदेश की सीमाओं को सख्त किया जाएगा, सख्ती अपनाई जाएगी प्रशासन की तरफ से भी। सबसे पहले तो चेक किया जाएगा कि अगर आप गंगा दशहरा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं तो आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। अगर आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, खुली छूट दी जा रही है, धीरे धीरे अनलॉक की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी बहुत ज़्यादा आपको गौर करने की ज़रूरत पड़ जाती है और ऐसे में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं थर्ड वेव में हम प्रवेश ना कर जाए। इसी वजह से इसको पहले से ही कंट्रोल करने का जिक्र किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर गंगा दशहरा में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के ही हरिद्वार जाना पड़ेगा, तभी आपको अनुमति दी जाएगी, अन्यथा आपको अनुमति नहीं होगी गंगा दशहरा में शामिल होने की। लेकिन जिस तरीके से अभी भी क्योंकि मामले सामने आ रहे हैं, 20 जून को गंगा दशहरा होना है और पूजा पाठ भी यहाँ पर किया जाएगा, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ देखी जाएगी। इससे पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, सतर्क नजर आ रहा है और पहले से ही जो सीमाएं बताई जा रही हैं, सीमाओं पर खासतौर पर सख्ती बरती जाएगी। तो आपको गंगा दशहरा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि अगर आप भी गंगा दशहरा का हिस्सा होना चाहते हैं, हरिद्वार अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में ये बेहद अनिवार्य कर दिया गया है कि आप बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकते। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको
अपना टेस्ट करवाना होगा। कोविड टेस्ट में जब आप नेगेटिव आ जाते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट आपकी नेगेटिव आती है, तो आप उस रिपोर्ट को अपने साथ कैरी करें। आप अपने साथ वो रिपोर्ट लेकर के जब जाते हैं हरिद्वार में और वो रिपोर्ट चेक होती है, उसके आधार पर ही आपको वहां प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में अगर एक भी संक्रमित पाया जाता है तो ये संक्रमण दोबारा से फैल सकता है, और अगर लोग बीमार पड़ने शुरू होते हैं तो एकाएक हम दोबारा से थर्ड वेव में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी को रोकने के लिए प्रशासन ये सख्त रुख अपना रही है। तो गंगा दशहरा से जुड़ी हुई ये तमाम जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सांकेतिक स्नान होना है। 20 जून को यहाँ पर पूजा पाठ भी होना है, और ऐसे में जो सांकेतिक स्नान होगा, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, स्नान से जुड़ी हुई है, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग हरिद्वार आते हैं। तो ऐसे में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों और लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होगी, और इसी को लेकर के पहले से ही प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। जो सीमाएं हैं उसको सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और साथ ही वहां पर सख्ती बढ़ाई गई है कि अगर सीमाओं के अंदर कोई प्रवेश करता है तो बिना उसकी रिपोर्ट जांचे किसी को भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। तो अगर आप गंगा दशहरा का हिस्सा बनना चाहते हैं, सांकेतिक स्नान आप भी करना चाहते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं। आरटीपीसीआर टेस्ट जब आप करवा लेंगे, आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो आप हरिद्वार जा सकते हैं, और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर उस दिन आप सांकेतिक स्नान का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको इजाज़त नहीं होगी और आपको अपने घर पर ही रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से बिना आरटीपीसीआर के ना जाए, क्योंकि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है तभी भी आपको हरिद्वार के इस गंगा दशहरा के पावन पर्व में आपको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, आपको वहीं से वापस लौटना पड़ जाएगा। तो इस वजह से बेहद ज़रूरी है कि आप अपना रिपोर्ट ज़रूर लेकर साथ में जाएं। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन की तरफ से भी तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। पहले से ही लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ सीमाओं पर भी सख्ती देखने को मिल रही है। लोगों की जांच वहीं से शुरू हो जा रही है। तो 20 जून को गंगा दशहरा होना है, और 20 जून को गंगा दशहरा के पहले से ही, आज क्योंकि 16 तारीख है, और ऐसे में आज से ये प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। चेकिंग हो रही है लोगों की, उनके रिपोर्ट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि अनलॉक में भी हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो अनलॉक में भी लोगों की भीड़ अक्सर इकट्ठी होती हुई कहीं पर भी दिख जाती है, और ऐसे में जब बात आती है किसी प्रकार के पूजा या पाठ की, खास तौर पर हरिद्वार एक तरीके से धार्मिक स्थल के तौर पर देखा जाता है। लोगों की भावनाएं हरिद्वार से बेहद जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर भी ये देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि प्रशासन अपनी तरफ से पहले ही मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को शुरू कर चुकी है। और वहीं सबसे पहले जो सीमाएं हैं हरिद्वार से लगी हुई, वहाँ से जो भी आ रहा है हरिद्वार में, तो सबसे पहले उनकी चेकिंग हो रही है, उनके रिपोर्ट्स चेक किए जा रहे हैं, और उसके बाद ही किसी को अगर यहाँ गंगा दशहरा में भी शामिल होना है तो यहाँ पर भी आपको दोबारा से एक बार अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट आप दिखाएंगे वो नेगेटिव होना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जानकारी चाहेंगे आपसे कि 20 जून को गंगा दशहरा होना है, ऐसे में किस प्रकार की प्रक्रिया प्रशासन के ओर से अपनाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह 20 जून को गंगा दशहरा है, और बहुत इस दिन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन स्वर्ग से धरती पर जो गंगा जी हैं वो अवतरित हुई थी। तो इस दिन गंगा जी का वहाँ पर पूजन और गंगा जी स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। चूँकि कोविड काल में ये गंगा दशहरा पड़ रहा है, तो ऐसे में गंगा दशहरा का पर्व भी मनाया जाना है, और जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जाना है। तो जो जिलाधिकारी हरिद्वार हैं, उन्होंने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर बाहर से कुछ श्रद्धालु अगर अन्य राज्यों से यहाँ पर दशहरा के मौके पर स्नान करने के लिए आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें जो पंजीकरण है यहाँ के पोर्टल पे वो कराना पड़ेगा। उसके साथ ही जो 72 घंटे पूर्व की एक आरटीपीसीआर की नेगेटिव की रिपोर्ट है वो उन्हें साथ लानी होगी। उसके साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर स्नान कर पाएंगे। इस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ ही चूँकि इस दिन जो श्री गंगा सभा है उसके द्वारा बड़े स्तर पर यहाँ पर पूजन किया जाता है, और गंगा
कार्यक्रम किया जाता है। जी, लेकिन तो धर्मेंद्र गंगा सभा सवाल के ये भी मामले बनता में है कि अगर उन्होंने भी इस बड़ी बात का- तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट भी होती है, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाएंगे? क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है कि कोरोना गाइडलाइंस का अगर पालन नहीं होता तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि लोगों में संक्रमण फैल सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि गंगा दशहरा का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने साफ स्पष्ट किया है कि जो बॉर्डर हैं तो बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाएगी और पूरी सख्ती जो कोविड की गाइडलाइन है सख्ती के साथ उसका पालन कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर श्रद्धालु वहाँ से या अन्य किसी रास्ते से या उस व्यवस्था को चकमा देने के बाद अगर हरिद्वार पहुँचते हैं तो यहाँ पर पुलिस की भी पूरी व्यवस्था रहेगी और जगह जगह पर उनकी चेकिंग की जाएगी, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, रिपोर्ट को पूछा जाएगा। तो फिलहाल अभी ये व्यवस्था है, लेकिन चूँकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसका पालन कराना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन चूँकि प्रशासन पहले से ही तैयार है और प्रशासन ने बोल दिया है, कमर कस ली है कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोविड की गाइडलाइन का उन्हें पालन करना पड़ेगा और जो बॉर्डर है वहाँ पर सख्ती की जाएगी और वहीं पर पहले जो पंजीकरण है पोर्टल का उसे चेक किया जाएगा और उसके बाद RT-PCR की जो नेगेटिव की रिपोर्ट है 72 घंटे पुरानी उसे वहाँ पर चेकिंग किया जाएगा। तो इसे लेकर प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है और अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और धर्मेंद्र, उन लोगों का क्या, अगर जिनके पास ना पॉजिटिव रिपोर्ट हो ना नेगेटिव रिपोर्ट हो, तो क्या उन्हें यहाँ आने के बाद भी क्या वापस घर को लौटना पड़ेगा? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि यही यहाँ पर मिला हुआ था तो उस समय की गाइडलाइन थी वो तो एक लंबा अंतराल एक महीने का कुंभ मेला चला था तो उसमें लगातार लोग पहुंच भी जाते थे, लेकिन चूंकि एक दिन का ये गंगा दशहरा का स्नान है तो इसमें काफ़ी जो शक्ति है वो रहने वाली है। और जो ठीक है धर्मेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गंगा सभा भी सांकेतिक पूजन करेंगे और 20 जून को गंगा दशहरा होना है, तो ऐसे में आज लोगों से पहले ही अपील की जा चुकी है कि अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यहां पहुंचे, नहीं तो उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। और वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत बताया जा रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी वो मुलाकात करेंगे और ऐसे में तो मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कृषि मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं अब तक सीएम तीरथ सिंह रावत। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान वो शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिलने पहुंचे हुए थे सीएम तीरथ सिंह रावत। और दिल्ली का ये बेहद अहम दौरा भी माना जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। और सीएम तीरथ सिंह रावत अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए, और इसी वजह से ये मुलाकात बेहद अहम बताई जाए। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है तो कोई आलीशान गाड़ियों में, गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। सुना है, एगो नीमन चप्पल दिखावा। हाय नीमन चाही तो के हैले रिलैक्स टूटी तो नहीं। ओ ये है रिलैक्सो, बहुत मजबूत। पैक कर दे। रिलैक्सो
मजबूती बेमिसाल। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल। फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ। और मैं सिखाऊंगा डांस, हिंदी इंग्लिश राइम्स, फन गेम्स, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ छोटे बच्चे को मिलेगी मस्ती वाली क्लास। तो अपने लिटिल वंस को घर बैठे बनाइए चैम्प। फौरन लॉग इन करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। आपको टफ और स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? संडे हो या मंडे। सुना है एगो नीमन चप्पल दिखावा। नीमन चाही तो के हैले रिलैक्स सॉलिड तोहरा जैसन स्मार्ट हमरा जैसन। अरे ये टूटी तो नहीं। ओ ये धरती पर नया आइल बाड़े का, ये है रिलैक्सो। बहुत मजबूत। तहरा ऊपर टेस्ट करी ना भैया, पैक कर दे। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी भी छीन रहा है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। स्वीट हार्ट, ये अच्छा और बुरा दिखने के लिए नहीं है, ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेटा, मास्क पहनने में थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन इसे पहनकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है। बेटा, लोगों के छोटे छोटे काम धंधे कोरोना वायरस के लगातार फैलने से बंद हो रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और जो लोग बीमार हैं वो हॉस्पिटल में अपनों के बिना इस बीमारी से लड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से हेल्थ वर्कर्स की ताकत जवाब दे रही है और सबसे बुरी बात, ये वायरस अब तक अनगिनत लोगों की जान ले चुका है। देखो बेटा, मास्क पहन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर इतनी सी कीमत चुकाकर हम सबको सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे। माँ, इस तरह से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वादा करती हूँ मॉम, आज के बाद मास्क पहनकर ही बाहर निकलूंगी। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? एक समझदार बेटी जैसी। कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास विटामिन और दवाएं बच गई हैं और जिनको उनकी जरूरत है। दोनों के बीच पुल बने हैं हम। कोविड के मुफ्त दवाओं के लिए हमारा नंबर नोट करें 7303715689। साथ लड़ेंगे हम, जंग जीतेंगे हम हैं ITV फाउंडेशन। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल। फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको सुनाएंगे बाल राम कथा, बाल कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, पंचतंत्र के किस्से और दादा दादी की कहानियाँ। और मैं सिखाऊंगा डांस, हिंदी इंग्लिश राइम्स, फन गेम्स, क्विज, आर्ट
आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ छोटे बच्चे को मिलेगी मस्ती वाली क्लास। तो अपने लिटिल वंस को घर बैठे बनाइए चैम्प। फौरन लॉग इन करें हमारा YouTube चैनल फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। एक है दादी और एक है दादा, रोज सुनाएंगे कहानियाँ, ये इनका है वादा। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जल परी, एलियंस, जादूगर और जिन्नात, जंगल के किस्से, राजा रानी की बात। धार्मिक त्योहार और राम कृष्ण की कथाएं, पंचतंत्र की मजेदार कहानियां हमें नया ज्ञान सिखाएं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ लोमड़ी काकी, अंगूर नहीं मिले? ये अंगूर तो खट्टे हैं। देखो और समझो गुजरे जमाने की निशानियां, रोज सुनना बच्चों दादा दादी की कहानियां। लॉग इन करें हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। बेटा, तुम्हें अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए। माँ, परेशानी हो रही है। हे, इस मास्क में तुम लोग कितने अजीब लग रहे हो। कोई भी मुझे मास्क पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार है, मेरी आजादी है। मॉम, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कितना भद्दा लगता है, हमारी आजादी। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। योगी सरकार के बाद संगठन की समीक्षा में जुटा हाईकमान। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली जिम्मेदारी। जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक। सैलानियों के लिए खुल गए पर्यटन स्थल। कोविड प्रोटोकॉल के साथ मिलेगी एंट्री। एक समय में तय संख्या के आधार पर मिलेगा प्रवेश। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर समेत 9 लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर। धार्मिक भावनाएं फटकाने का आरोप। उन्नाव में युवक को तालिबानी सजा। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई के बाद मुंडवाया सिर। वीडियो वायरल होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। चलिए आपको सीधा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स, कई सारी तैयारियां तीसरी लहर को लेके की जा रही है। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा हमने दूसरी लहर में भी देखा, पहली लहर में भी देखा कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी कमी हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान बनाया है। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का। इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईपी यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी।
और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में, इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500 के बैच में ट्रेनिंग होगी। एक बैच 500 लोगों का होगा, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा और टोटल 5000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है तो। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से, यूके से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। नमस्कार। बता रहे थे। तो मैन पावर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जो 12th पास है वो एलिजिबल होंगे और मिनिमम आयु जो है 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वे को लेकर अभी से तैयारी में जुटी है दिल्ली की सरकार। बाकायदा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली में तैयारी जारी है, क्योंकि यूके और इंग्लैंड में तीसरी लहर आ चुकी है और इन तमाम आशंकाओं को देखते हुए अभी से ही तैयारी में जुटी है दिल्ली सरकार, जिसको लेकर आगे की रणनीति बता रहे थे। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं, वो आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। उन्हें फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाएगा और मैन पावर बढ़ाया जाएगा ताकि तीसरी लहर से निपटने के लिए आसानी हो सके और मैन पावर बढ़ाना जो है मेन फोकस रहेगा। तो तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है और तीसरी लहर जो है यूके और इंग्लैंड में भी आ चुका है और भारत में भी आने की आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है और तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा है। और तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी में जुटी है दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बार बार यही अपील की जा रही है कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। हालांकि तैयारी पूरी सरकार की तरफ से की जा रही है, अपनी तरफ से कोई चूक ना हो, अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है।
तो तीसरी लहर को लेकर आज बाकायदा सीएम केजरीवाल ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैन पावर बढ़ाना जो है उनके लिए फोकस्ड रहेगा, क्योंकि दूसरी लहर में कई सारी समस्याओं